Hello everyone. So I hope you all are doing well. So this is the part 2 of Geography Weekly. So let's start. Okay, so I have covered all these topics in part 1. So also please watch part 1 as well. Okay. Some communities were important that I had discussed there. Rang communities was there, and then we have this अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बताया था. मैंने आपको बोडोलैंड के बारे में बताया था. अब टॉपिक 10 से स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक को, इस वाले पार्ट को. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट. सो रंग कम्युनिटी बताया था मैंने आपको. जुआंग के बारे में बताया था, कैसे सी फूड प्लांट वहाँ का बन रहा है, जुआंग ट्राइब कहाँ रहती है इसके बारे में बताया था. फिर मैंने HMT का जो लैंड कन्वर्जन था उस पर जो इशू था कि कैसे कोई कन्वर्जन जो होता है वो, या फिर डी रिजर्वेशन होता है लैंड का, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं. गोदावरम केस बताया था. हसदेव फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया था. यहाँ पे कौन कौन से हसदेव हैं मैंने बताया था कि कौन कौन सी इसकी, ये जो आपकी महानदी रिवर है उसकी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट वो है. तो मैंने बताया था आपको, एक निमोनिक्स बताया था, SHIT मीन्स शिवनाथ रिवर. देन हसदेव रिवर, देन केव रिवर. ओके, देन आपकी तेल रिवर, सॉरी क्या हटा दो, तेल रिवर. इसके बारे में बताया. एरिया के बारे में मैंने बताया था. हसदेव फॉरेस्ट जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फॉरेस्ट लैंड है, ओके, इन सेंट्रल इंडिया में. ठीक है. सोलर होते हैं, सोरिया रोबस्टा टेक्टोना ग्रांडिस, इसके बारे में बताया था. देन मैंने ये बताया था कि दिल्ली वाइल्ड लाइफ गुड फंक्शनिंग क्या है, वो एक तरह से क्लियरिंग हाउस बन के रह गया है. कौन सा हाउस? क्लियरिंग हाउस मीन्स उसके पास जो भी अप्रूवल आता है वो अप्रूव करते चले जाते हैं. ठीक है. फिर मैंने रिलेटिव सेक्शन बताए थे कि कौन कौन से जो आपके सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो बताते हैं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से होता है. देन आपका अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी स्पेशली ये जो सांगो क्लैन थी, ठीक है, नियसी ट्राइब में, वो मैंने आपको बताया था. फिर बोडोलैंड के बारे में बताया था, वहाँ बटरफ्लाइज मिली हैं उसके बारे में बताया था. बोडोलैंड के पार्ट बताए थे इम्पोर्टेंट. आपका जो रिवर्स है वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं जो उस एरिया से बहती हैं. ठीक है. स्पेशली इसमें जो रिवर थी वो आई रिवर थी, AI. ओके. और ये जो AI रिवर है, ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी मानस रिवर की. और ये ट्रांस नेशनल ट्रिब्यूटरी है, मीन से भूटान, भूटान में भी बहती है. ओके. तो इसके बारे में बताया था. देन बोडो अकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. ठीक है. एलिफेंट टस्क के बारे में बताया था. वो बताया था कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके तहत आपका ये जो वो है, आपकी कोई भी ऐसी चीज जो शेड्यूल 1 में है, सेक्शन 48 के अंदर आपको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी मिलती है. कौन कौन से लीगल सैंक्शन है इसके बारे में बताया था. अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. ठीक है. तो पार्ट 2 क्या हो गया, आप मतलब अभी तक का आप स्पीड में खत्म कर सकते हैं. अगर आपने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 पर डायरेक्ट आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि आप पार्ट 1 भी देखें. ठीक. इनफैक्ट मैं अप्रैल से बना रहा हूँ ये सारे वीडियोस. आप अगर लगातार देखेंगे ना तो कोई भी करंट अफेयर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका UPSC में या UPPCS में ये गलत नहीं होगा. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया रिपेट्रिएशन ऑफ तमिलनाडु टेम्पल एंड. तो अभी जब PM मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आपस में एक्सचेंज हुआ था. ओके. तो चोला एरा की कुछ जो एंटिक्स थी जो चोरी होकर चली गई थी, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी. तो उसको वापस किया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को. ओके. तो कौन कौन सी थी? एक आपका सेरेमोनियल भद्रकाली ट्राइडेंट था, एक आपका ग्रेनाइट डंडी आइडल था, और एक सिक्स हेडेड लॉर्ड कार्टिके था. इसमें ये जो पूछे नहीं जाएंगे क्या क्या वापस हुआ, इनसे रिलेटेड जो टेम्पल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं. और टेम्पल्स के नाम भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है. ओके. तो चलो कुछ रीजन के बारे में बात करते हैं. ठीक है. अब देखो ये आपका भद्रकाली वो हो गया, आपका ये आइडल हो गया. ठीक है. तो ये जो था, ये जो नागनाथ स्वामी टेम्पल, ये जो है, ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का जो ये नंदी है वो
चोरी हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। अब ये टेम्पल कहाँ, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर पाया जा रहा है? ये आपका ये इस वाली रिवर के किनारे पाया जा रहा है। अब इस रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कावेरी रिवर है, ठीक है, ये कावेरी रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, समवेयर हेयर। ठीक है, यहाँ से कावेरी रिवर स्टार्ट हुई और ऐसे ही चलती चली जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ग्रांड एनिकट आप जिसे बोलते हो, ग्रांड एनिकट। ग्रांड एनिकट का मतलब तो डैम होता है, वहां पे ब्रांच हो जाती है। ठीक है, इस ब्रांच की एक ट्रिब्यूटरी है हल्की सी, वहां पे एक रिवर है, वहां पर आपका ये मंदिर है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कावेरी रिवर की बात हो रही है, तो आपका कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी आपकी? ये आपकी होगी हारंगी। ठीक है, हारंगी रिवर होगी। ये आपकी हेमावती रिवर हो गई, या आपकी अर्कावती रिवर होगी। अर्कावती रिवर होगी। ठीक है, और आपकी ना ये सिमसा इसी के पास है। ठीक है, ये हारंगी को थोड़ा और इधर कर लो, फिर ये उसी एयर में सिमसा हो जाएगी। राइट बैंड ट्रिब्यूटरी में आपकी होगी लक्ष्मण तीरथ रिवर। लक्ष्मण तीरथ रिवर हो गई आपकी। देन आपकी काबनी रिवर हो गई, आपकी अमरावती रिवर। ठीक है, ये रिवर हो गई आपकी कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देन आप आओ ये जो ट्राइडेंट मिला है। ठीक है, ये ट्राइडेंट जो है ये यहाँ पर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओके, और एक आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो डिटेल में बताऊंगा कि ये जो टेम्पल्स हैं ज़्यादातर जो आपका डेल्टा है कावेरी का, उस एरिया में मिले हैं। तो जब आप डेल्टा की बात करते हैं तो जितनी भी रिवर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। मीन्स रिवर आपकी नॉर्मल आई ऐसे, ठीक है, उसके बाद जैसे डेल्टा आया तो ये ब्रांचिंग हो जाती है रिवर्स की। ठीक है, तो ये जितनी भी छोटी छोटी रिवर होती हैं सारी डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, और ये आपस में मिलके डेल्टा बनाती हैं। और इसमें कुछ कुछ रिवराइन आइसलैंड भी बन जाते हैं। ओके, तो आप इसमें जो आता है, इसमें जो मैंने अभी इनिशियली बताया था जो आइडल में रहा था, या फिर इसके बाद वाला जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो आपका ट्राइडेंट मिला था, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है आपकी कावेरी की उसमें मिले हैं। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है कोलिडम रिवर। ठीक है, अब ये जो कोलिडम रिवर है वो क्या है कि आप ये आपकी कावेरी रिवर आई। ठीक है, अब ये जो कावेरी रिवर है यहाँ पर आपका ये आपका जो एरिया है ये आपका श्रीरंगम आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? श्रीरंगम आइलैंड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कावेरी रिवर डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसके बाद आगे जाके ये फिर से मिल जाती है और फिर आगे अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इसकी नदन ब्रांच है, चाहे वो ये वाली हो चाहे उसे कहते हैं कोलिडम रिवर, वो आपकी होगी कोलिडम रिवर। ठीक है, अब ये जो कोलिडर रिवर है, इसके जस्ट नीचे एक और रिवर बहती है, इसे कहते हैं नत्तार रिवर। ओके, ये भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी रिवर की है। ओके, तो कोलिडम रिवर हुई मेजर ट्रिब्यूटरी है नदन। ठीक है, और जो नत्तार रिवर है वो एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये जो नत्तार रिवर है ये जाती है बाद में, और जो आपके कराईकल रीजन है पौंडीचेरी का, वहां पे जाके आपकी मिल जाती है जाके। ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको बस ये याद रखना है, चाहे वो कोलिडम रिवर हो चाहे वो नत्तार रिवर हो, दीज बोथ आर नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर। ओके, और जो आपकी जो ऊपर जो मैंने ऐसे ऊपर जो अभी लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया था, चाहे वो लक्ष्मण तीरथ हो या काबनी हो, ठीक है, ये सारी जो रिवर है वो आपकी इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। ओके, नेक्स्ट आप देखो ये श्रीरंगम आइलैंड हो गया, यहाँ पे श्रीरंगम आइलैंड, ये श्रीरंगनाथ टेम्पल यहाँ पे मिलता है। देखो मैंने जो आपको बताया था ये आपकी कावेरी रिवर फिर यहाँ पे ऐसे मिल गई, ये कोलिडम रिवर है। नेक्स्ट आप आओ, ये ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अभी कुछ दिनों पहले आपका मई की बात है, ये अभी मैं जुलाई का बता रहा हूँ, लेकिन ये मई की पीआईबी की रिपोर्ट है, मई 2026 की।
तो सेम काइंड ऑफ कल्चर हेरिटेज का जो रिटर्न हुआ है वो इंडिया को हुआ है आपका यूएससी में। ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़ना। इसमें भी आपके जो नटराज का टेम्पल हुआ, या फिर सेंट सुंदरर हुए पार्वती जी के साथ, ये हुए, या फिर आपका ये सोमकांड शिवा एंड ओमा, ये इनकी जो मूर्ति है वापस हुई है। और ये सारे भी ज़्यादातर आपके जो है एरिया है वो तमिलनाडु से ही लिए गए हैं। ठीक है, ये भी तमिलनाडु से है, ये भी तमिलनाडु से है, और ये भी तमिलनाडु से है। ओके, अब ये सी इम्पोर्टेंट चीज देखो, नॉर्थ इंडिया में क्या है, टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिए गए। साउथ इंडिया में टेम्पल प्रिजर्व रहे तो वहाँ पर काफ़ी चोरी और काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हुई। ठीक है, और ये जो इनकी जो वैल्यू है ना, ये आप मॉनेटरी वैल्यू इनकी कम होती है, इनकी कल्चरल वैल्यू अधिक होती है। जब किसी टेम्पल से कोई मूर्ति चली जाती है ना, तो उस टेम्पल को लोग अशुभ मानने लगते हैं। ठीक है, तो किसी भी टेम्पल से उसके किसी भी पार्ट का वापस आना उस टेम्पल के लिए एक तरह से रिसरेक्शन ऑफ टेम्पल हो जाता है कि हाँ, भगवान वापस आ गए। इस केस में भी, और दूसरा हम लोगों की जो कल्चरल हेरिटेज है वो हम लोगों को वापस में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंडिया स्ट्रेटेजिक कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि अभी इंडिया ने क्या किया है, 37,500 करोड़ रुपए का गैसिफिकेशन स्कीम लाई है इंडिया ने। 13 मई को 2026 को अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने किया। ओके, अब इसमें टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हम लोग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल को यूज करेंगे, और उससे कोल को गैसिफिकेशन करेंगे, और उससे उसे हम लोग एलपीजी में मिक्स करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसमें हो क्या रहा है, डीएमई प्लांट बन रहे हैं, डाई मैथिल ईथर प्लांट। और जो डाई मैथिल ईथर प्लांट है, मीन्स आप जो कोल ले रहे हो उससे आप डाई मैथिल ईथर बना रहे हो। ठीक है, और डाई मैथिल ईथर जो है वो आपका मिक्स हो जाता है इसमें एलपीजी में। ओके, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में हो रही है। आपका जो आपका चाइना है, चाइना में ये बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, और वेल प्लान्ड और बहुत ही क्लीन एनर्जी है, और इसको अब एलपीजी में लाने की कोशिश हो रही है। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये आप इंडिया जो है इसमें देखो, इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल की भी है और एलपीजी की है। बस डिफरेंस इतना है, क्रूड ऑयल में जो रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी है वो इंडिया की बहुत अच्छी है। मींस आपको क्रूड ऑयल अगर जैसे अभी इतना ज़्यादा जो सप्लाई साइड रिस्क हुई, आपको उसमें क्या हुआ, आपका बहुत ज़्यादा इशू हुआ कि हाँ, कि क्रूड ऑयल आपका वेस्टर्न कंट्री से नहीं आ रहा है, सॉरी वेस्टर्न नहीं, आपका मिडिल ईस्ट कंट्री से नहीं आ पा रहा है। तो इंडिया ने जहाँ से भी क्रूड ऑयल मिला वहाँ से ले लिया। और जब आप अलग अलग जगह से क्रूड ऑयल लोगे तो सबका कंपोजिशन अलग होगा। बट हम लोगों की जो इंटरनल अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी इम्प्रूव हो गई है रिफाइनरी की, कि वो हम लोग अपना रिफाइनिंग जो पैरामीटर्स हैं उनको हर एक क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग स्विच कर ले रहे हैं। ठीक है, बट सेम चीज़ हमारा एलपीजी के साथ नहीं है। हमारे यहाँ एलपीजी का कोई भी सब्सटीट्यूशन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम लोग कह रहे हैं कि एलपीजी आपकी केवल आ रही है, और प्लस एलपीजी हम लोगों की जो आती है वो एक बहुत ही लिमिटेड नैरो रीजन से आती है, मिडिल ईस्ट से। और वहाँ से एलपीजी जो आती है उसका जो आपके पास कोई अदर सप्लाई साइड वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, तो सप्लाई साइड रिस्क ज़्यादा है। तो एलपीजी की डिपेंडेंसी जो है वो हम लोगों को कम करनी है। हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर तो हम एलपीजी किसी अदर सोर्स से बनाएं, तो जो अदर सोर्स है वो ये वाला सोर्स है, या फिर जो डाईमेथिल ईथर है उसको हम लोग एलपीजी के साथ मिक्स कर पाए। तो इसी ये जो थिंकिंग है वो थिंकिंग पहले से थी। फिर अभी कैबिनेट ने जब ये इशू आ गया तो कहते नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो नीड एराइज हुई तो ये कोल गैसिफिकेशन स्कीम को अप्रूव किया गया। ठीक है, तो पॉलिसी ने क्या बोल, पॉलिसी में देखो लिख के क्या आ गया कि आप क्या करेंगे, एक्सटेंड लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज टेन्योर्स अप टू 30 इयर्स अंडर डेडिकेटेड ऑप्शन फ्रेमवर्क। मींस आपको 30 साल, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कोल गैसिफिकेशन में, तो आपको 30 साल का लॉन्ग टर्म कोल लिंकेज टेन्योर दिया जाएगा। ठीक है, 20% प्लांट और मशीनरी कॉस्ट आपको ऑफसेट दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ओके, क्योंकि ये ना हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, और इसमें अगर आपका लॉन्ग टर्म आपके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो इसमें ना ब्रेक इवन पॉइंट आने में टाइम लगता है।
नेक्स्ट देखिए इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। देखो ये मैंने बताया डीएमई या एलपीजी सब्स्टिट्यूट, ये मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें ये जो ये है सीएसआई या आपकी जो नेशनल केमिकल रेगुलेटरी है, इसने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाई क्या, कि आप सिन गैस को मेथनॉल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बाद उसको डाईमेथिल ईथर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब सिन गैस मतलब CO प्लस H2, मतलब जो CO प्लस H2 है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आपका मेथनॉल में, और मेथनॉल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डाई मेथिल ईथर में। ठीक है, ओके। और जो डाई मेथिल ईथर है वो आपका क्या है, एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है, ठीक? जो हम लोग यूज कर सकते हैं किसके साथ, एलपीजी के साथ से यूज कर सकते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा कि हम लोगों की देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखो द गोल इज टू ब्रिज सीवियर प्रोडक्शन शॉर्टफॉल इन क्रूशियल केमिकल ब्लॉक्स। अब देखो मेथनॉल जो है हम लोग क्या करते हैं 80 to 90% क्या करते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सिन गैस से बना लोगे तो इंपोर्ट एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अमोनिया और यूरिया भी हम लोगों का क्या होता है, आपका इंपोर्ट होता है। ठीक है, मैसिव फर्टिलाइजर सेक्टर, तो उससे आपकी सब जो डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड अमोनिया पे वो भी है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हुआ, कॉमर्शियल स्केल प्रोजेक्ट भी आपके बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, फाउंड इतने 25,000 करोड़ रुपए का कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ पे, लखनपुर झारसागुड़ा में। ठीक है, ये भी इंडिया क्या कहते हैं ट्राई कर रहा है। ये तीन चीजें हैं जो इंडिया ट्राई कर रहा है आपके डीएमई एलपीजी सब्स्टिट्यूट के अलावा। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, तो फर्स्ट कोल से अमोनियम नाइट्रेट आपका बन रहा है। ठीक है, कोल से अमोनियम नाइट्रेट कहाँ पे बन रहा है आपका, इन उड़ीसा में। ओके, तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए आपका इंडो पैसिफिक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। अब इंडो पैसिफिक सबमरीन केबल प्रोजेक्ट क्या है, इसमें यह है कि ये जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है I2SEA। ठीक है, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो लॉन्च हुआ है जुलाई 2026 में, और इसको कवर लगभग इसका जो टारगेट है खत्म होने का वो 2029 तक है। ओके, अब इसमें किया क्या है आपका अंडर सी नेटवर्क फाइबर केबल बिछाई जाएंगी। क्या बिछाई जाएंगी, फाइबर केबल, अंडर सी फाइबर केबल बिछाई जाएंगी। और इसका यूज क्या होगा कि देखो जैसे जैसे आपका एआई बढ़ेगा, जैसे जैसे डेटा की डेटा जनरेट होगा तो आपका डेटा लोकलाइजेशन होगा, तो डेटा आपको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्लस आपका जो एआई है या फिर आपके एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, वो सारे के सारे डिपेंड इसलिए करेंगे कि आपका जो सबमरीन, आपका जो डेटा है वो कितनी स्पीड से आपके पास आ पा रहा है, कितनी लैगिंग कम हो रही है उसमें। ओके, अब ये जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो फायर ऑप्टिकल केबल है इट विल हैंडल द मैसिव डेटा डिमांड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एआई ट्रेनिंग। ठीक है, ये इन इन्फ्रेंस वर्कलोड को हैंडल करेगी। जो आपकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है, बहुत ज़्यादा डेटा करती है, आप न्वीडिया से इंडिया जो है इंपोर्ट करती है, 10,000 $10,000 की एक ग्राफिकल यूनिट आती है। वो अगर आप इंडिया में बना रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डेटा का कम्युनिकेशन बिल्कुल टाइम से होना चाहिए। ओके, तो ये जितना भी फ्यूचर में क्लाउड पे इन्वायरमेंट होगा वो सारा का सारा स्टोर करोगे, उसे प्रोसेस करोगे, तो उसके लिए आपके पास ना एक सिक्योर और फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या किया है कि ज्योग्राफिकल रूट इसका क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें इंडिया की दो लैंडिंग है, मीन्स जो आपका मलेशिया और सिंगापुर है उससे दो जगह से कनेक्ट होगा। ओके, एक आपका होगा आपका मछलीपट्टनम से, एक आपका होगा चेन्नई से। ठीक है, और इसमें क्या है कि अब इसमें मैंने दो चीज़ पे फोकस किया है, डायरेक्ट लो लेटेंसी एक्सेस, और दूसरा क्या है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड रिडंडेंसी। ओके, तो देखो डायरेक्ट या लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या होता है।
जी, अब देखो ये है आपकी डायरेक्ट लो लेटेंसी का मतलब क्या होगा। टिपिकली जो आपका जो नॉर्मल ऑप्टिकल टेबल का रूट है वो आपका ये है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट हमारी जो लाइन है वो ऐसे आएगी, तो इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो लेटेंसी का मतलब होता है कितना टाइम में आपका डेटा आ रहा है। तो जब कम कम स्पेस होगा, डायरेक्ट लाइन होगी, तो लेटेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फास्टर हमारे पास नेटवर्क आएगा। तो इसलिए जो मछलीपट्टनम का जो रूट है वो डायरेक्ट है, और उससे क्या होगा, आपकी लेटेंसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा आया आपका डुअल लैंडिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन जनरली। यहाँ पे डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो डायरेक्ट लाइन है उसके दो लैंडिंग सेंटर है, मतलब जो डेटा आएगा वो मछलीपट्टनम पे भी जाएगा और साउथ चेन्नई में भी जाएगा। इन केस अगर साउथ चेन्नई का आपका कोई इशू आ जाता है, या फिर जैसे केबल अगर टूट जाती है, कोई भी जैसे अब सी से जा रही है, अगर कोई भी सी कारण शिपिंग रूट से होकर क्रॉस कर गई जैसे, तो वहां पे टूट गई, तो आप ना दूसरा ट्रैफिक जो है रिरूट हो सकता है, कहाँ से, मछलीपट्टनम से हो सकता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी केबल होगी वो आपकी क्या होगी, मछलीपट्टनम से होगी, ठीक है। जो बैकअप होगी वो साउथ चेन्नई वाला होगा, ओके। तो ये दो दो चीजों को फोकस किया गया है। तो ये जो केबल है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ओके। और एक कहाँ से रही है आपकी, सिंगापुर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउंट मेरापी वोल्केनिक एक्टिविटी, ओके। तो माउंट मेरापी आपका कहाँ पर है, आपका स्ट्रेटो वोल्केनो है, ठीक है। आपका कहाँ पर है, जावा में है, सेंट्रल जावा में, ये जावा है, ठीक है। इसे माउंटेन ऑफ फायर भी कहा जाता है, आप देख सकते हो ये, ओके। इसके बाद क्या है, लावा फ्लो डिस्चार्ज हुआ था इसका 11 जुलाई 2026 को। और जो इसने क्या था कि इसके पास की जो एक रिवर है आपकी, द कारास्क रिवर बेड, वहां तक इसका लावा पहुंच गया था ऐसे करके, ठीक है। तो इसके और इस ये जो लावा फ्लो था वो किस फॉर्म में पहुंचा था, वो लहर फॉर्म में पहुंचा था, ठीक है। लहर लहर क्या होता है, एक्चुअली मड फ्लो होता है, मड फ्लो होता है इन फॉर्म ऑफ, और ऐसा मड फ्लो जिसमें वोल्केनिक पार्टिकल हो, ठीक है। अब देखो जब वोल्केनिक एक्टिविटी इरप्ट होता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तब अगर ये आ रहा है तो इसे प्राइमरी लहर बोल देंगे। सेकेंडरी होता है जैसे लावा अगर आपका स्लोप पर आपका रुक गया, जम गया, लेकिन बारिश हुई उसके बाद फिर वो मड फ्लो के साथ आ गया, तो उसे सेकेंडरी लहर बोल देते हैं, ओके। तो आपका देखो, ये आपकी प्लेट है जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो रही है, या फिर आप ऊपर अगर जाओगे तो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह लो, ठीक है। ये आपकी इससे हो रही है, यूरेशियन प्लेट से मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके रिंग ऑफ फायर का पार्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका माउंट मेरापी है सेंटर जावा में। और भी देखो माउंट काराकताओ, देखो ये हो गया, यहाँ पे लेक टोवा है आपकी, ठीक है। टोम्बारा हो गया, ठीक है। ये सारे आपके पूरे में और जो आपके वोल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो कि कहाँ पर आपका माउंट मेरापी है। माउंट मेरापी आपका ये एरिया होगा, ठीक है। जो लावा फ्लो हुआ था वो इसके वेस्टर्न स्लोप पर हुआ था, और ये आपकी जो कारास्क रिवर है, ये आपकी रिवर है कारास्क रिवर, ए आर ए, कारास्क रिवर, इसमें आके मिल रहा था, ठीक है। अभी जो कारास्क रिवर है वो आपकी जो मेन यहाँ की जावा की रिवर है प्रोगो, उसमें आके मिल जाती है। तो मेन इसमें आपको ये याद रखना है, जो कारास्क रिवर है उसको आपको केवल स्लोप स्लोप पे जाती है माउंट मेरापी के, और फिर इसमें प्रोगो में जाके मिल जाती है। उसमें कोल्ड लहर फ्लड आई थी, हैवी रेनफॉल ऑन मेरापी समिट रेगुलर ट्रिगर्स हाईली डिस्ट्रक्टिव कोल्ड लहर फ्लड्स वोल्केनिक डेब्रिस, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा हो ये फास्ट हो रहा है तो आप पॉज करके आराम से समझ लेना। मेन पॉइंट मेरा आपका ये है कि माउंट मेरापी इज इन सेंट्रल जावा। इसमें जो आप स्ट्रेटो वोल्केनो है, स्ट्रेटो वोल्केनो के बाद आप इसमें ये समझोगे कि आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आपकी ऊपर की पैसिफिक प्लेट से या सुंडा ट्रेंच के अलोंग ये सारे के सारे माउंटेन वो है, माउंट वोल्केनो है। माउंट मेरापी से जो अभी मड फ्लो हो रहा है उसे लहर बोलते हैं। लहर तब बोलते हैं जब आपका मड फ्लो होता है विद द वोल्केनिक मटेरियल। सेकेंडरी जो वो होता है उसका मड फ्लो लहर, उसका मतलब होता है कि आपका जो वोल्केनिक मटेरियल है वो ऑलरेडी उसमें आ चुका है पहले से, जो नॉट जब आपका वोल्केनो एक्टिव नहीं है, वोल्केनो का जो लावा है वो आके जम गया, उसके बाद पानी बरसा और फिर आपका लहर आके मड फ्लो हो गया, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी लहर। कारास्ट रिवर में जाके टच हुआ था, कारास्ट रिवर प्रोगो रिवर में मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया लहर, मड फ्लो ऑफ वोल्केनिक मटेरियल। ओके, इसमें आपका देखो ये आपका वोल्केनो है, ये आपका आपका मड फ्लो हुआ, तो इसमें जो भी मटेरियल आएगा साथ में तो सारा का सारा क्या होगा, वोल्केनिक मटेरियल इसमें होंगे, मतलब पायरोप्लास्टिक मटेरियल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप, फ्रांस में फॉरेस्ट फायर हुई थी। ठीक है, अब जो फ्रांस में फॉरेस्ट फायर हुई है उसका आप देखो क्या है इशू, कहाँ पर हुई है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये आपकी फॉरेस्ट फायर हुई है आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फाउंटेन विले, वहाँ पर हुई है। फाउंटेन विले जो है वो आपका जो गल्फ ऑफ लॉइन है, मतलब आपके जो सदर्न फ्रांस फ्रांस है, या फिर आपका जो वेस्टर्न मेडिटेरियन है उस वो वाला एरिया है, वहाँ पे आपकी ये हुई है। ठीक है, इसका जो मेन रीजन है वो आपका क्या है कि एक तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ड्राई रीजन था, और प्लस इस टाइम पर क्या होता है वहाँ पर दो इम्पोर्टेंट आपकी विंड चलती है, लोकल विंड। एक तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मिस्टर चलती है और टोरमेंटो चलती है, मिस्टर और टोरमेंटो। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ये चलती हैं जैसे मिस्टर इस डायरेक्शन में आती है और टोरंटो इधर आती है, इस विंड फ्लो के कारण भी आपका ये जो फायर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ब्रॉडर फायर्स इन सदर्न फ्रांस वाइल द पेरिस रीजन कैप्चर हेडलैंड ड्यू टू इट्स रेयरिटी। ठीक है, पेरिस में भी हुआ था लेकिन मेन जो हुआ था आपका इस रीजन में हुआ था। ठीक है, और हुआ क्यों है, it is gripped by the intense seasonal blaze driven by hot mister and tormented winds. ठीक है, a lake of rain has also exaggerated condition, keeping vegetation extra dry, and in the south, strong blowing mistral and tormented winds has helped spread cinders far and wide during मेजर फायर। अब सिंडर्स क्या होते हैं, सिंडर्स मतलब जब आपकी आग लगी, ठीक है, अब आग लगी है तो उससे जो चिंगारियां निकलती हैं, ठीक है, जो भी पार्टिकल गिरते हैं बाहर वो सारे इस इन हवाओं से बहुत दूर तक है, तो फायर जो है स्प्रेड ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक, तो ये जो मिस्ट्रल और टोरमेंटोन है इसके बारे में ये इसके बारे में पढ़ लो। तो मिस्ट्रल क्या है आपकी, मिस्टर कोल्ड ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है। ठीक है, ये इस रोन वेरिस होके आती है। ठीक है, और आपकी गल्फ ऑफ लाइन पे चली जाती है। ओके, इट इज टाइटली फंडेड थ्रू द नैरो कॉरिडोर बिटवीन द एल्प्स एंड द मैसिव सेंट्रल माउंटेन। ओके, तो आपकी मैसिव सेंट्रल आपका इधर आ गया। ठीक है, आपका एल्प्स इधर आ गए, इनके बीच से ये निकलती है। ओके, नेक्स्ट आपकी आगे टोरमेंटोन, ये जो है ये आपकी नॉर्थ वेस्ट से चलती है, और क्या होता है कॉरिडोर बिटवीन मासिव सेंटर एंड पायरेनी माउंटेन और वैली। ठीक है, इट हैवली ब्लोज अक्रॉस द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ठीक है, आप ऐसे सोच लो कि टोरमेंटोन है वो थोड़ी नॉर्थ से आती है। ओके, तो देखो ये इसमें आप देखो इसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये जनरली ये है, ये आप पॉज करके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये मिस्टल देखो ये हो गई, फोन आपकी इधर हो गई, ओरा ये हो गई। ठीक है, उसके बाद सिरोको हो गई, हमसिन हो गई, हरमिटन हो गई, हबूब हो गई। ओके, चिनकूक हो गई, नॉर्थ ईस्टर हो गई या बिजार्ड बोल दो इसे। ठीक है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। वर्ग हो गई, पेम्पेरो हो गई, ब्रिक बिल्डर हो गई। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होनी चाहिए, विंड्स के नेम कहाँ कहाँ होते हैं और ये कहाँ किस रीजन में आते हैं। ठीक है, जो इसमें रेड से हैं वो आपकी क्या कहते हैं बॉर्न विंड है, और जो आपकी इसमें दूसरे का मतलब उससे हैं आपकी ब्लू से हैं वो आपकी नॉर्मल आपकी कोल्ड विंड है। नेक्स्ट देखिए, ये देखो द विंड्स ऑफ मेडिटेरियन टोरमेंटोन नॉर्थ से आती है, मिस्टर नॉर्थ वेस्ट से आती है। अब देखो पॉन्टेन और लेवेंटे जो है ये जो है वो आपकी जिब्राल्टर से होके आती है, मतलब जैसे जैसे ये आपका अफ्रीका है, ये आपका स्पेन है, ये आपका लेक ऑफ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ठीक है, तो जो पॉन्टेन होती है वो वेस्ट वेस्ट से आती है, और लेवेंटे जो है वो आपकी ईस्ट से आती है। ओके, ये जो रिवर है ये जो विंड है सॉरी, ईस्टर्ली होती है और ये वेस्टर्ली होती है। बाकी ये दो और हैं इसके बारे में आप पढ़ लेना, मतलब रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट प्रोजेक्ट फंडिंग टारगेट रिकंसिडरेशन। अब वर्ल्ड बैंक ने रिसेंट में क्या किया है आपका, आफ्टर जो
यूएस जो है वो मेजर शेयर होल्डर है, और यूएस ने क्या बोला है कि भाई आपका जो 45% का टारगेट है क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, ओके, वो क्या है, इफिशियंसी नहीं बढ़ा रहा है, मतलब वो आप खर्च कर देते हो, वो क्लाइमेट में नहीं लगता है, कहीं और जाके लग जाता है। तो आपको जो फोकस है वो आपका जो फोकस है वो हट रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक का जो मेन फोकस है वो आपका ये है कि आप जो गरीबी है उससे कम करो। आपका मेन फोकस ये नहीं है कि आप क्लाइमेट के पीछे भागे रहो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि आप ये जो रिटायर करो, ये 45% क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, ओके, और ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का 35% टारगेट, ये कोई आपका कंपलसरी नहीं होगा, आप अपने हिसाब से करोगे। और हम एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ग्रुप बनाएंगे जो देखेगा कि सीसीएपी में कौन कौन से जो आपके जो टारगेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको कैरी कैरी करना है, फिर उनको खत्म करना है, ओके। रेस्ट क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन अवर टू स्कोर कार्ड इंडिकेटर लाइक नेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड बेनिफिशरीज विद इनहांस्ड रेजिलियंस टू क्लाइमेट रिस्क, ओके। तो ये कहेगा कि भाई ये जो दो स्कोर कार्ड इंडिकेटर है ये डिसाइड करेंगे कि हम इसको कितना फंडिंग कंटिन्यू करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपका मेंस के पर्पज से है, ठीक है, जो आपको मेंशन करना है कि जो ऑल दो ये जो टारगेट हैं वो रिटायर हो गए हैं, बट वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि वी विल कंटिन्यू टू ट्रैक एंड रिपोर्ट अवर टू स्कोर कार्ड इंडिकेटर्स लाइक नेट ग्रीन हाउस गैस emission and the beneficiaries with enhanced resilience to climate risk। मीन्स हम जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसको उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, उससे उनका रेजिलियंस बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, उसके बेसिस पे हम आगे फंडिंग देंगे। और ये जो इंडिकेटर है इनका यूज करेंगे कौन, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ग्रुप, क्या, और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है ये जो आईईजी है वो क्या डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इंडिकेटर कि हमें जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत जो फंडिंग मिल रही है उसको हम कैसे डाइवर्ट करें, ओके। अब ये मैंने बता दिया कि यूएस शेयर होल्ड का यूएस का प्रेशर था, ठीक है। और तो उसने कहा था कि भाई ये जो रिजिड लैंडिंग कोटा है इसको हटाओ और इसको थोड़ा सा बेटर करो, ठीक है। तो यूएस ट्रेजरी ने क्या बोल दिया था कि आर्ग्यू दैट स्ट्रिक्ट स्पेंडिंग मैंडेट्स ब्रेड efficiency inefficiency and distorted core economic decision making, shifting the bank away from its fundamental mission of poverty reduction and growth। जो मैंने इनिशियल बताया कि वर्ल्ड बैंक का जो पर्पज है वो क्या है, पॉवर्टी कम करना है, ठीक है, इसका और ग्रोथ इंक्रीज करना है, इसका इसका मेन पर्पज क्लाइमेट फंडिंग नहीं है, ओके। तो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर फोकस मत करो, आप ये देखो कि आप जो भी फंडिंग कर रहे हो उससे पॉवर्टी खत्म हो रही है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके। और आपने जो स्ट्रिक्ट स्पेंडिंग मेंटेन कर दिया कि 45% हम क्लाइमेट रिस्क में देंगे, क्लाइमेट वाले फंडिंग में देंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारी इनइफिशियंसी बढ़ रही है, ओके। और जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है वो भी क्या हो रही है, इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि आपका फंड जो है वो क्या है, आपका एक पर्टिकुलर क्लाइमेट रिलेटेड फंड्स में जा रहा है, तो आपके पास ये नहीं है, आप उसको जज नहीं कर सकते क्लाइमेट रिलेटेड फंड्स जो जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आप देखो आपका नॉर्ड स्ट्रीम सैबोटेज एंड स्टेट ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या बोला गया है, देखो ये न्यूज़ में क्यों आया, ये न्यूज़ में इसलिए आया कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम में ना ब्लास्ट हुए थे अलग अलग जगह पे, और उससे क्या हुआ था कि जो नॉर्ड स्ट्रीम का जो फ्लो था वो ब्लॉक हो गया था। और तो नॉर्ड स्ट्रीम उस समय रुकी हुई थी, लेकिन ऑलरेडी उसमें प्रेशराइज्ड जो गैस थी वो भरी हुई थी, और उससे क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा जो आपका रीजन है आपका बाल्टिक सी के अराउंड का रीजन, उसमें वो सारी की सारी गैस चली गई थी, ओके। तो इसमें जब जर्मनी ने इसको देखा कि क्योंकि ये जो लिंक है, जो नॉर्ड स्ट्रीम है, वो लिंक कैसे करती है, रशिया को डायरेक्ट जर्मनी से लिंक करती है। तो जितनी भी गैस पाइपलाइन है वो सारी की सारी वैसे जाती हैं, पोलैंड से होके जाती हैं या फिर कोई दूसरी कंट्री से होके जाती हैं। तो जर्मनी ने रशिया के साथ डायरेक्ट क्या है, अपनी अंडर सी ये बनाई थी कि हम डिपेंडेंट ना रहे किसी और कंट्री से, ठीक है। अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने जब इसका प्रोसिक्यूशन किया, ऑलरेडी
दो कंट्री ने और किया था, एस्टोनिया ने किया था और एक लातविया ने भी किया था, और उन दोनों कंट्री ने अपना ये जो इसके ऊपर कुछ आगे कुछ काम नहीं किया। जर्मनी ने किया, और जर्मनी ने ये बोला कि भाई इसमें किसका हाथ है, यूक्रेन का एक वो किया सिटीजन, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें शामिल था, ठीक है। और इसमें अब देखो, अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जर्मनी जो है वो मेजर सप्लायर है किसको, आपका यूक्रेन को, अगेंस्ट रसिया। और यूक्रेन नहीं सेबोटाइज कर रहा है किसको, जो जर्मनी की डायरेक्ट लिंक है रसिया से, आपकी नॉर्ड स्ट्रीम की। तो देखो जर्मनी ने हथियार सप्लाई कर रहा है, जर्मनी ही आपको ड्रोन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी यूक्रेन को दी है, जिससे कि यूक्रेन का जो जो बेस है ड्रोन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जॉइंट वेंचर खोल रखे हैं जर्मनी ने यूक्रेन की छोटी छोटी एमएसएमई जो ड्रोन बनाती है। तो आप देख लो, एक तरफ तो यूक्रेन जर्मनी से पूरी टेक्नोलॉजिकल हेल्प ले रहा है, दूसरा वही सेम यूक्रेन आपका इन्वॉल्व है क्या, जो नॉर्ड स्ट्रीम है जो जर्मनी को इंडिपेंडेंट बनाती है डायरेक्ट लिंकेज रशिया से गैस लेने से, उस पर अटैक कर रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्ड स्ट्रीम का देख लो कहाँ से है। नॉर्ड स्ट्रीम जो है वो दो स्ट्रीम है, ठीक है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम जो वन है वो कहाँ पे आती है, ब्योवर्क से जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रशियन नियर द फिनिश बॉर्डर, ये फिनलैंड है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है ये ब्योवर्क है, ठीक है। ये नॉर्ड स्ट्रीम वन है, ओके। और जो नॉर्ड स्ट्रीम टू है वो उस्त लोगा से होती है, एस्टोनिया के पास, ये एस्टोनिया है, ये हो गया आपका उस्त लोगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि आप यहाँ से देख लो, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट दोनों का कहाँ है आपका, यहाँ, ठीक है, लब में जर्मनी एंडिंग, ओके। ऑलमोस्ट, सॉरी, ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है दोनों, ओके। अब आप देख लो कि अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये पूरा रीजन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी कैपिटल के बारे में आपको पता है, इन सब की कैपिटल क्या है, ये कैपिटल पता होनी चाहिए। लाटविया की जैसे रीगा है, ठीक है, इसकी विलिनियस है। एस्टोनिया की मुझे याद नहीं आ रही है, मे भी अगली स्लाइड में अगर हो तो मैं आपको बताऊंगा। ये कैपिटल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मैचिंग में आ जाता है काफ़ी बार, ओके। बाकी तो सब आपको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट और देखो ये दोनों है, जो वर्क हो गया, ये उसको लगा हुआ जैसे पैरेलल चलती चली जाती है, ओके। तो एस्टोनिया की टालिन, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, बाल्टिक कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। नॉर्थ टू ईस्ट अगर करोगे, ठीक है। अब अगर आपको याद करना हो तो आप इसे ला लीगा से, इसे ऐसे बोल दो ला लीगा, ठीक है। इसमें आप बोल दो लव, लिथुआनिया में आपका विल्नियस, लव, लव से याद कर लो LOV, ठीक है। एस्टोनिया की आपकी टैलिन, ठीक है। ये आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अपना किसी तरह से याद कर लो, ये मैं भी भूल जाता हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता कैसे याद करना है, बट ये दोनों मैंने बता दिए। तो जनरली अगर आपको ना एरिया में ज़्यादातर जगह की अगर आपको कैपिटल याद है तो एक दो आप ऑप्शन में मैचिंग कर लेते हो, या फिर आपको याद आ जाता है, जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, कि लातविया की रीगा है, लिथुआनिया की विलिनियस है, एस्टोनिया की टैलिन है, ठीक है। पोलैंड की आपको वॉर्सा पता ही बताया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, देखो इसमें 2024 में एक फिल्म्स में आया था क्या, हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी, ठीक है। अब अगर नॉर्थ सी की बात कर लें तो आपका रशिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिनलैंड भी नहीं हो सकता, जर्मनी और नॉर्वे है, क्योंकि नॉर्वे का जो वेस्टर्न पार्ट है वो नॉर्थ सी में लगता है। नॉर्थ सी आप देख लो है कहाँ, ठीक है, ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, ठीक है। अंदर आप जाओगे बाल्टिक सी है, फिनलैंड यहाँ पर है, ये आपका हो गया फिनलैंड। डेनमार्क आपका समवेयर इधर है, ठीक है। और ये जो नॉर्वे का वेस्टर्न पार्ट है ये नॉर्थ सी में मिलता है, तो ओनली टू इसका ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आप लोग पॉज करके देख लेना, बस मैंने बता दिया, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप देख लो ये नॉर्थ सी है, ठीक है। अब नॉर्थ सी की कौन कौन सी कंट्री, यूके आता है, नीदरलैंड आता है,
आपका ये फ्रांस आता है, आपका बेल्जियम आता है, जर्मनी भी आता है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और आपका कौन सा हुआ, स्वीडन भी हो गया। नहीं, स्वीडन तो नहीं हुआ, स्वीडन नॉर्थ सी इधर पे आपका कील कैनार आ गई। ठीक है, ये बाल्टिक सी होगा, ये ओथियन, वे ऑफ ओथियन आ गई। ठीक है, ये फिनलैंड आ गई, गल्फ बोलेंगे, वे नहीं बोलेंगे, गल्फ ऑफ ओथियन हो गई, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन सी मैरीटाइम बाउंड्रीज से नॉर्थ, ये जो नॉर्थ नॉर्थ स्ट्रीम्स हैं वो गुजरती हैं, इसके बारे में आप जान लो। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से एक्सक्लूसिव जोन आ गए हैं। रशिया का तो आपका सब कुछ आ गया, इनलैंड टेरिटोरियल ईजेड क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसे ही जर्मनी का भी सब आ गया, इनर जर्मन टेरिटोरियल ईजेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। फिनलैंड का भी आ गया। ठीक है, आपका शुरुआत से जो इनिशियली जो आपका नॉर्थ स्ट्रीम का जो इनिशियल पॉइंट था वो जस्ट फिनलैंड के बगल में था। स्वीडन का भी आ गया क्योंकि स्वीडन काफ़ी बड़ा पोर्शन ये जो है। ठीक है, इसके बाद डेनमार्क का एक यहाँ पे वो पड़ता है, बॉर्नहोम, ये आपका आइलैंड पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण डेनमार्क के भी रीजन से ये निकल जाती है। तो देखो यहाँ पर आपका एक्सप्लोजन हुआ था आस पास। ठीक है, ये एक्सप्लोजन 2022 में हुई थी, 2023 में थोड़े ऊपर में हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका आरएसएफ एथनिक क्लिंजिंग इन सूडान। सूडान में अभी जो है ना एक रिपोर्ट आई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, उसका नाम है सिटी अंडर सीज, चिल्ड्रन अंडर फायर। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे सूडान की जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है उसने टारगेट किया है नॉन अरब कम्युनिटीज को इन नॉर्थ डार्फर रीजन में। अच्छा, नॉर्थ डार्फर रीजन क्या है, ये वो रीजन है जहाँ पर वॉर चलता रहता है, इसके बीच में रैपिड सपोर्ट फोर्स और वहाँ के जो आर्म्ड रिवेलियन फोर्स है उनके बीच में। तो उस पर ये रिपोर्ट आई है। तो सूडान जो है हमेशा ही उसमें रहता है, आपका क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार भी आपका स्वीडन पे नहीं आया था तो उसके नीचे आ गया था, कॉन्गो बेसिन पे आ गया था। तो क्वेश्चन एक अफ्रीका से आती है तो इट्स बेटर कि रिवाइज करते चलें। ठीक है, अब देखो ये आपका सूडान है। सूडान के ऊपर आपका बॉर्डर किससे मिलता है आप देख लो, इजिप्ट से हुआ, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपका साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया, इन सब से ये आपका सूडान का बॉर्डर मिलता है। ये जो आपका रीजन है ये आपका, ये पूरा रीजन है, ये आपका डार्फर रीजन है, ये नॉर्थ है। ठीक है, तो डार्फर रीजन रीजन इन रिपब्लिक ऑफ सूडान। ठीक है, अब इसमें जो है वेस्टर्न पार्ट है पूरा और इसमें सेंटर ईस्ट नॉर्थ साउथ करके डिवाइड कर दी गई है। अब सूडानीज गवर्नमेंट फोर्स टारगेटेड नॉट ओनली आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप्स बट आल्सो द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एथनिक ग्रुप। ठीक है, जिन, अब देखो इनकी जो सूडान की जो आर्म्ड जो गवर्नमेंट फोर्स है वो एक तो रिवेलियंस को भी अटैक करती है, प्लस उनको लगता है कि पर्टिकुलर अगर एथनिक ग्रुप उन रिवेलियंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको भी वो अटैक करती है। ठीक है, तो इसमें ना ये जागवा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ये कभी 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 क्या आ भी सकता है, और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट आपकी वन लाइन जो होगी, ठीक है, वो ऐसी होगी, दो लाइन बहुत सिंपल होगी, वो पूछ देंगे जो ये जो डार्फर रीजन है वो कहाँ पे मिलता है सूडान में, तो आप उसे टिक कर लोगे। फिर अगर आप ये बोलोगे कि इसमें जो एथनिक ग्रुप है वो जागरावा है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जागवा एथनिक ग्रुप है या फर हुआ या मैसेलिट हुआ, इनको भी गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज किया है कि ये इंसर्जेंट को सपोर्ट करते हैं, तो इनके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट जो है टारगेट करती है। ठीक है, अब देखो इसका जो वो है वो क्या है कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो 2013 में बनाई गई थी सूडानीज गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इनका जो टारगेट था वो था आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप के अगेंस्ट में आपको लड़ाई करना या फिर तैयार करना। ठीक है, अब देखो जो ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो ज़्यादातर अरब मिलिशिया से लिए गए थे, और इनका जो टारगेट रहता है वो नॉन अरब ज़्यादातर कम्युनिटी रहती है जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, और ये जो आरएसएफ मेंबर है, ठीक है, उनको जंजावीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंजावीर। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है। जो बड़ी रिपोर्ट है, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये जो एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन पे आप डाल दो सिटी ऑफ सीज और एमनेस्टी, तो आपको ये मिल जाएगी। मैं इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ।
ठीक है। बाकी आप सूडान की ज्योग्राफी देखो जल्दी से फटाक से। ये आपका डार्फर रीजन हो गया, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट क्या है आपकी, ये आपकी ब्लू रिवर आती है नाइल, ये आपकी वाइट नाइल आती है, आपस में मिलके इसके जस्ट बिल्कुल बीच से निकल जाती है। इसके जहाँ पे दोनों मिलते हैं वाइट और ब्लू, वहाँ पे आपका खारतूम है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पोर्ट सूडान आपका रेड सी के बगल में ये आ गया, ठीक है। इरिट्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इथोपिया आपका द ग्रेट इथोपियन वो बना रहा है आपका डैम बना रहा है। उसके इजिप्ट उस पे इजिप्ट ने उसके यूएन में इसकी रिपोर्ट भी की है। ये भी आपका क्या था, न्यूज़ में था, ग्रेट इथोपियन डैम, जो आपका ब्लू नाइल पे बनता है, ओके। और और तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। साउथ अफ्रीका का इशू एक चल रहा है। साउथ अफ्रीका में इशू क्या हो रहा है कि एक वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, मार्च एंड मार्च प्रोटेस्ट। अब ये मार्च एंड मार्च प्रोटेस्ट क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज है टू हैंडल द इमिग्रेंट्स, वो सही नहीं है। तो इनका जो प्रोटेस्ट है वो ये है कि हम इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में इतने नहीं है जितने कि हम जो पॉलिसीज बनाई है उनको मैनेज करने की, उनके अगेंस्ट में है। ऑल दो वायलेंस होता है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट ही होता है, ठीक है। तो इनकी कोर डिमांड क्या है कि आप स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल करो, मास डिपोर्टेशन करो, ओके, जिन जो भी फॉरेनर्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और प्रायोरिटाइज करो साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स को फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड टाउनशिप इकोनॉमीज। मतलब आपके जो फेवरेटिज में वो आपकी जो साउथ अफ्रीकन सिटीजन है उनको होना चाहिए, ओके। तो इसमें अभी मास प्रोटेस्ट रिसेंट में हुआ, ठीक है, और नेशनल वाइड मार्च हुए। उन्होंने कहा कि हम तब तक मार्च करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट हमारी मांग नहीं आती, ठीक है। और ये प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया आपका नॉर्दर्न नदर्न आपके साउथ अफ्रीका में होता है। आपका नदर्न साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया है, वहाँ तक गए थे, वहाँ पे बड़ा प्रदर्शन होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो समुद्र से तो आएंगे नहीं अफ्रीका में, नीचे तो पूरा आपका खाली है। जो ऊपर इसकी जो नाइबरिंग कंट्री है, चाहे वो लिसोथो हुआ या इस स्वाजीलैंड, या इसका नाम होगा ईस्वातिनी, या फिर आपका आपका बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये जो कंट्री है, मोजाम्बिक हो गया, यहाँ से आएंगे, ओके। तो नदर्न जो पार्ट है, प्रिटोरिया वाला रीजन है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ है ये लोग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखो ये प्रिटोरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, ये मोजाम्बिक, और आपका ये हो गया जिम्बाब्वे, ठीक है। ये स्वाजीलैंड, इसका नाम हो गया ईस्वातिनी। अब ईस्वातिनी नाम हो गया इसका, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था, ये भी 11 जुलाई को हुई, ठीक है। छोटी सी न्यूज़ थी बट न्यूज़ थी तो ठीक। इसमें क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 41 बच्चों को यहाँ पे क्या दिया, वो दिया, स्कॉलरशिप दी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इसमें क्या थी, न्यूज़ में थी इस वक्त नहीं, ठीक है। ये लिसोथो हुआ, ठीक है। अब देखो ये आपका ग्रेट कारो रीजन है, ये टेकन्स, ये आपका केप टाउन हो गया, ठीक है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर है लिम्पोपो रिवर आई ऐसी, ये बाउंड्री बनाती है ऐसे, मोजाम्बिक से होकर फिर इंडियन ओशन में मिल जाती है। ये होगी आपकी लिम्पोपो रिवर, ठीक है। ये आपकी होगी वॉल रिवर, मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ऑरेंज रिवर की, ऑरेंज रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये आपका कालाहारी डेजर्ट हो गया, ठीक है। ये जो आप छोटी सी रिवर्स देख रहे हो ना, ये आपकी ट्यूगला रिवर है, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट ठीक है। अब ट्यूगला रिवर क्यों फेमस है, ट्यूगला रिवर फेमस है आपका सेकंड लार्जेस्ट जो आपका वाटरफॉल है, बर्ड का, बर्ड का, वो किस पे है, टैगुला फॉल्स, ठीक है। तो एकदम से रिवर आती है, एकदम से नीचे जाती है, ठीक है, ओके। तो आगे इसकी ज्योग्राफी को डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लो। इसकी मेजर रिवर मैंने बता दी, ऑरेंज रिवर हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ से निकली, ये टेगुला फाल्स ही है, ये ट्यूगला रिवर है, यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक है। नामीबिया और ऑरेंज रिवर किसके बीच की बाउंड्री बनाती है, नामीबिया और आपकी साउथ अफ्रीका के बीच की, ठीक है। आपकी जो लिम्पोपो रिवर है वो आपकी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच की बाउंड्री बनाती है, और मोजाम्बिक से होके इंडियन ओशन में जाती है। इसके ऊपर से आपकी वॉल रिवर आ जाती है, ओके, ठीक है। ये तीनों रिवर हो गई।
नेक्स्ट अब आप इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या हैं आपके जो पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका कालाहारी, ठीक है। आपका ये ग्रेट कारो रीजन हो गया, ऑलमोस्ट डेजर्ट रीजन है, पेनी प्लेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। लैंडस्केप पूरा एरोड एरोड ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, केव फोल्ड माउंटेन कहते हैं। यहाँ पे आपका स्कार्पमेंट है, ग्रेट स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट मतलब एकदम से ऐसे गया एकदम से ऐसे हो गया, ये स्कार्पमेंट इसे कहते हैं आपको स्कार्प, ओके। ये लिसोतो हाईलैंड होगा, ये बेल्ट हो गए, ओके। तो यहीं पे आपका बुशमैन लैंड है, तो ये इम्पोर्टेंट रीजन है। कौन कौन सी आपकी करंट बहती हैं, तो आपकी ये वेंगुला करंट यहाँ पे गई, यहाँ से आपकी अगुलास करंट जाती है, अगुलास करंट, ओके। ये इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीका के हो गए आपके। सो थैंक यू। अब मैंने इसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ना आपको ना इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप पॉज करके उसकी मैपिंग करो, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें एज पर द करंट अफेयर डायरेक्टली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उनका जहाँ पर वो हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको उस जगह की एक बार आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। अगर आपको साउथ अफ्रीका किसी में मार्च एंड मार्च प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मार्च एंड मार्च प्रोटेस्ट को आप मेंस में कहीं आंसर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया आपका इलीगल माइग्रेंट पर, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मार्च हो रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया आइसोलेट नहीं है, अफ्रीका में भी मार्च एंड मार्च हो रहा है। अदरवाइज प्रीलिम्स के हिसाब से आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आपको ज्योग्राफी उस जगह की पूरी डिटेल पता हो कि प्रिटोरिया में हो रहा है, प्रिटोरिया कहाँ पर है, नॉर्थ में। आपको पता, वो लोग पूछ देंगे कि आप प्रिटोरिया को या फिर केप टाउन को या जोहान्सबर्ग को नॉर्थ से साउथ लगाओ, या फिर वो सिंपल ये पूछ सकते हैं कि बोत्सवाना को, नामीबिया को, जिम्बाब्वे को, मोजाम्बिक को ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, ये पूछ सकते हैं। तो आपको इसे रिवाइज करना जरूरी है, और रिवाइज वो ऐसी होगा जब आप करंट अफेयर के साथ इस वीडियो के साथ लगातार पढ़ते रहोगे। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी न्यूज़ जो आ रही है उससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो आपको तुरंत रिवाइज करनी है, इसलिए ये वीडियोज आपको देखना जरूरी है। और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस रिवाइज करो, आपके माइंड में अपने आप आएगा। आप ये वीडियो सीरीज देखते जाओगे तो फिर से ज्योग्राफी, फिर से आएगा साउथ अफ्रीका, फिर से आएगा नामीबिया, जब नामीबिया आएगा तो अपने आप साउथ अफ्रीका कवर होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑरेंज रिवर का जो बॉर्डर बनाता है वो किससे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से बनाता है, और लिम्पोपो जो बनाता है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंज रिवर लिसोथो से निकलती है, ओके। आपको पता होना चाहिए टैगुला जो वाटरफॉल है वो ड्रैकन्सवर्थ रेंज से निकलता है, और आपका टैगुला रिवर जो है इंडियन ओशन में मिलती है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी रिवर इंडियन ओशन में गिरती है। अगर आपको ये पता नहीं है, आप ऑप्शन में दे देंगे लिम्पोपो, ऑरेंज, वॉल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आप जब बार बार रिवाइज करोगे तभी आएगी, ओके। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, ठीक है। आपकी जो कोई भी टॉपिक है उसमें एक स्लाइड बनाकर जनरली बता देना करंट अफेयर, वो मैं नहीं करता हूँ। नहीं तो हर दिन मैं करंट अफेयर कर दूँ, नहीं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो उससे बाहर ना आए, और वो अभी तक यही ऐसे ही हुआ है। जो भी मैं जिस टॉपिक को मैंने बताया सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, ओके। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि ये आउट ऑफ यूपीएससी के स्कोप से जा रहा है, बट अगर आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपके माइंड में रह जाएगा, जिससे कि आप ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो या फिर उसको चूज भी कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग चैनल, सपोर्ट द चैनल, ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, जय हिंद, यो।